सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? पिछले सत्र में हमने तो क्या और इसके लिए क्या करना चाहिए प्रश्न पूछने सीखे थे, जिससे हम समस्या का परिणाम और उसका हल ढूंढ सकें। अब हम सीखेंगे कि समस्या के समाधानों का विश्लेषण करने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पहले एक खेल खेलते हैं। इसका नाम है क्यों। आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने हैं। सहूलत के लिए हम उनका नाम अ, ब और स रखेंगे। जैसे कि हमने पिछले खेल में देखा था, अ वार्तालाप शुरू करेगा, ब पूछेगा क्यों और अ उसका जवाब देगा, ब वही प्रश्न दोहराएगा और इस तरह खेल आगे बढ़ेगा। स केवल खेल को देखेगा। अगर अ कोई उचित जवाब नहीं दे पाया या उसने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा ही होता है या क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। अब अ की जगह स वार्तालाप को आगे बढ़ाएगा। आशा है कि आपको खेल के नियम समझ आ गए होंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ संकेत दिए जाएंगे। आप किसी भी एक संकेत को लेकर वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। शुरू करें। मुझे भूख लग रही है, मुझे घर जाना है, मुझे नींद आ रही है। धन्यवाद। प्रत्येक परिस्थिति के कई हल हो सकते हैं। आपको कौन सा हल चुनना चाहिए? कौन सा हल सबसे उचित है? इन प्रश्नों के जवाब पाने में क्यों पद्धति हमारी मदद कर सकती है। आइए एक परिस्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। आप अपने दोस्त के साथ कपड़ों की दुकान पर गए। आपने 300 रुपए के कपड़े खरीदे और दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। कुछ देर बाद आपको ध्यान आया कि दुकानदार ने आपको 200 रुपए लौटाने की जगह 250 रुपए दे दिए। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि आपको बाकी रुपए अपने पास रख लेने चाहिए। आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यहां पर समस्या क्या है? अगर आपको कोई गलती से 50 रुपए दे दे तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें रख लेंगे या फिर दुकानदार को वापस दे देंगे? हमें दोनों उपायों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा बेहतर है।
आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। पहला विकल्प लीजिए, पैसे अपने पास रखना। मुझे पैसे अपने पास क्यों रखने चाहिए? मेरे दोस्त ने कहा इसलिए। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं किसी भी काम के लिए ये पैसे खर्च कर सकता हूँ। आपको ये पैसे क्यों खर्च करने हैं? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं जो मुझे बिना मांगे मिल गए। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, दुकानदार को पैसे लौटाना। मुझे दुकानदार को पैसे वापस क्यों देने चाहिए? जो पैसे दुकानदार के हैं वो मुझे नहीं रखने चाहिए। जो पैसे दुकानदार के हैं वो मुझे क्यों नहीं रखने चाहिए? मुझे दूसरों के पैसों की जरूरत नहीं है। आपको वो पैसे क्यों नहीं चाहिए? ये मेरा सिद्धांत है। हमने इससे क्या सीखा? पहले विकल्प से ये दृष्टिकोण सामने आता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये मैंने नहीं लिए पर मेरे पास आ गए, इसलिए मैं इन्हें किसी भी तरह खर्च कर सकता हूं। मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। दूसरे विकल्प से यह दृष्टिकोण सामने आता है, पैसे मेरे पास बिना मांगे आए, फिर भी मुझे ये खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि ये मेरे नहीं है। सही विकल्प कौन सा है? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। दूसरा विकल्प, दुकानदार को पैसे वापस देना सही है और उचित भी। ऐसी दुविधा भरी परिस्थितियों में जहां कई संभावनाएं हो सकती हैं, हमें हमेशा वो विकल्प चुनना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचे। तो हमें सब तरह के हलों को सोच समझकर देखना चाहिए और वो हल चुनना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को हानि ना पहुंचे। विश्लेषण करके सबसे कम हानि पहुंचाने वाला हल चुनें। हमने सीखा कि विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए उचित प्रश्न पूछने चाहिए और सबसे उचित हल चुनना चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको कुछ परिस्थितियां और उनके दो हल दिए जाएंगे। कृपया जोड़े बनाकर बैठ जाइए और एक परिस्थिति को चुनिए। फिर विश्लेषण पद्धति के प्रयोग से सबसे उचित हल चुनिए। क्या हम शुरू करें? परिस्थिति, हल। परीक्षा में एक दोस्त ने आपसे एक उत्तर नकल करने को कहा। 1, मैं उससे नकल करूंगा, करूंगी। 2, मैं उससे नकल नहीं करूंगा, करूंगी। आप बस में बैठे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। 1, मैं उसे अपनी सीट दे दूंगा, दे दूंगी। 2, मैं उसे अपनी सीट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। आपको पेन बहुत पसंद है। कक्षा के फर्श पर आपने एक सुंदर पेन पड़ा हुआ देखा। 1, मैं वो पेन अपने पास रख लूंगी या रख लूंगा। 2, मैं वो पेन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। क्या आपने हल ढूंढ लिए? धन्यवाद। क्या आप में से कोई भी 3 समूह आगे आकर इन 3 परिस्थितियों के वार्तालाप को दर्शा सकते हैं? प्रश्न उत्तर को दर्शाने के लिए धन्यवाद। इससे पता चलता है
कि आपने इस पद्धति को अच्छी तरह समझ लिया है। अब तक हमने देखा कि ये पद्धतियां इसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों समस्या को समझने में, परिणाम जानने में और हल ढूंढने में मदद करती हैं। अब हम देखेंगे कि इस पद्धति से बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले क्यों पद्धति। नाखून चबाने की आदत छोड़नी चाहिए। क्यों? ये अच्छी आदत नहीं है। क्यों? इससे तबीयत खराब हो सकती है। क्यों? बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में घुस जाते हैं। हमने सीखा कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में घुस जाते हैं, है ना? आइए अब इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति देखते हैं। नाखून चबाने की आदत छोड़नी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं नाखून कब चबाती हूँ। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरों से कहना चाहिए कि जब वे मुझे नाखून चबाते हुए देखें तब मुझे बताएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। इनकी मदद से हम ये पहचान पाए कि किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ अस्वीकार्य या बुरी आदतों की सूची दिखाई जाएगी। कृपया जोड़े बनाकर बैठें और सूची से एक आदत को चुनें। फिर आपको क्यों पद्धति से इस बात पर जोर डालना है कि इस आदत को क्यों छोड़ना चाहिए और इसके नकारात्मक परिणाम क्या हैं। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से आपको इससे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने हैं। आप तैयार हैं? सुबह ब्रश किए बिना चाय या कॉफी पीना, जरूरत से ज्यादा तला हुआ खाना, फिल्म देखने की लत लगना। बहुत अच्छा किया आप सबने, धन्यवाद। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन पद्धतियों का प्रयोग करते समय हमने कुछ उचित बातें सीखी। ये हैं परिणाम जानना, सतर्क अथवा जागरूक रहना, जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना। आपने जोड़े बनाकर जो वार्तालाप किया था, क्या आप वो कक्षा के सामने दर्शा सकते हैं? कृपया कुछ जोड़े स्वेच्छा से सामने आ जाएं। आपने बहुत अच्छी तरह दर्शाया। मैंने देखा कि आप इस पद्धति को अच्छी तरह समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। विश्लेषण करके सबसे कम हानि पहुंचाने वाला हल चुनें। क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद।
नमस्ते छात्रों। चलिए आज के सत्र की शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं। क्या आपने टीवी पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देखे हैं? क्या आप याद करके बता सकते हैं कि उसमें विशेष अतिथि कौन थे? कृपया किसी इंटरव्यू की 2-3 दिलचस्प बातें हमें बताएं। धन्यवाद। आइए अब एक खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए आपको एक गोला बनाकर खड़े होना है। मैं बीच में खड़ा होकर ताली बजाऊंगा। जब मैं ताली बजाना रोक दूं, तब आपको भी अपनी जगह पर रुक जाना है। इसके बाद मैं एक संख्या बोलूंगा, फिर आपको उस संख्या के अनुसार समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं 3 कहूं तो आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने हैं। क्या आप समझ गए? तो आप तैयार हैं? आप सबने बहुत अच्छी तरह खेला, धन्यवाद। अब 7 सदस्यों वाले समूह को एक इंटरव्यू करना है। आप में से एक विद्यार्थी अतिथि बनेगा और बाकी के विद्यार्थी उसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछते समय आपको क्रमशः इन शब्दों का प्रयोग करना है। क्या, कैसे, कहां, क्यों, किसे। याद रहे, जिस विद्यार्थी को जो शब्द दिया गया है वो उसी शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछेगा। शुरुआत में कोई भी एक व्यक्ति आगे आकर अतिथि का परिचय दे सकता है और अंत में उचित तरीके से इंटरव्यू को समाप्त कर सकता है। इस क्रियाकलाप को शुरू करने से पहले क्या हम एक इंटरव्यू का नमूना देख लें? प्यारे दर्शकों, सुप्रभात। हमारी आज की अतिथि है कक्षा 8 की विद्यार्थी मल्लिका। मल्लिका को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गायन के लिए पुरस्कार मिला है। आपका स्वागत है मल्लिका। धन्यवाद। सुप्रभात। आपने गायन क्यों चुना? जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता को लगा कि मुझे गायन में बहुत रुचि है। आपने गायन सीखना कब शुरू किया? जब मैं 4 साल की थी। आपको गायन कौन सिखाता है? मेरी माँ संगीत की शिक्षिका है। मैं उनसे ही सीखती हूँ। आप किस तरह के गाने गा सकती हैं? शास्त्रीय और फिल्मी गीत दोनों। आपने हाल ही में जिस प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसमें कितने प्रतिभागी थे? 30 से भी ज्यादा। प्रतिभागी कहाँ से आए थे? वे अलग अलग जिलों से आए थे। आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका कैसे मिला? मैंने विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता जीती, इसीलिए मुझे तालुका स्तर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। हमारे टीवी चैनल की ओर से मैं आपको भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने वार्तालाप देखा? इसी तरह आपको भी प्रश्न पूछते हुए इंटरव्यू लेना है, जैसे कि क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि। अब आपको स्क्रीन पर विशेष अतिथियों की एक सूची दिखाई जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक नाम चुन सकते हैं। क्या हम क्रियाकलाप शुरू करें? विशेष अतिथि एक लड़का जिसने कराटे में ब्लैक बेल्ट जीता है, जिला स्तर का एक भारोत्तोलन चैंपियन, एक व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं, एक कलाकार जिसने कांच की बोतलों के अंदर चित्र बनाए हैं।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ छात्रों ने उस कलाकार का इंटरव्यू लिया जो कांच की बोतलों के अंदर चित्र बनाकर प्रसिद्ध हुआ। क्या हम देखें कि इंटरव्यू के दौरान उसे कैसे प्रश्न पूछे गए? आपने ये कला किससे सीखी? आपने ये चित्र बनाना कब शुरू किया? आपने इस कला को क्यों चुना? आपको ये किसने सिखाया? इसके लिए आप किस तरह की सामग्री काम में लेते हैं? एक बोतल को रंगने में कितना समय लगता है? हमने देखा कि इंटरव्यू में बहुत से प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए गए थे। इससे हम उस कलाकार और उसकी कला के बारे में अलग अलग पहलुओं से जान पाए। प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से जानकारी लेने को पत्रकार पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग हम समस्याओं को हल करने के लिए भी कर सकते हैं। जब हम क्या, कब, कहां इत्यादि प्रश्न पूछते हैं तो हम उस समस्या को अलग अलग पहलुओं से देखकर उसे हल करने के तरीके ढूंढ पाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको विज्ञान का एक पाठ पढ़ने में परेशानी हो रही है। आइए देखते हैं कि इस समस्या को हल करने में हम पत्रकार पद्धति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये पाठ इतना कठिन क्यों है? इसे अच्छी तरह पढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे पढ़ना कब खत्म कर सकता हूं? मुझे ये किसके साथ पढ़ना चाहिए ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो? इसे अच्छी तरह पढ़ने के लिए मुझे कहां बैठना चाहिए? ऐसे प्रश्न पूछकर उनके उत्तर देने से हम ये समझ सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ने में कौन सी समस्या है ना? पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। मैं दोहराता हूं, पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। किसी समस्या का विश्लेषण करने से उसके हल ढूंढने में भी मदद मिलती है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? आपने कहा कि सबसे पहला आकार 3 था, दूसरा आकार M था और तीसरा आकार E था, है ना? वास्तव में देखें तो यहां अलग अलग तरह से W दिखाया गया है। जिस तरह W आपको 3 या M या फिर E जैसा दिखा, उसी तरह हमारी समस्याएं भी अलग अलग पहलुओं से देखने पर हल करने में मुश्किल या आसान दिख सकती हैं। किसी भी समस्या का हल तभी ढूंढा जा सकता है जब हम उस समस्या के सारे पहलू देखें। हमने सीखा कि पत्रकार पद्धति से हम समस्या के सारे पहलू देखकर उसके हल ढूंढ पाते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इस पद्धति को प्रयोग करने के तरीके देखते हैं। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें की हैं? इस क्रियाकलाप में हम उसी अनुभव की नकल करेंगे। इसके लिए आपको जोड़े बनाने हैं। आप में से एक व्यक्ति वो है जो आईने के सामने खड़ा है और दूसरा व्यक्ति आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई गई समस्याओं में से
एक समस्या को चुनना है। आईने के सामने खड़े व्यक्ति को पत्रकार पद्धति का प्रयोग करके समस्या से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। प्रतिबिंब की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया से उस समस्या का एक हल ढूंढना है। ठीक है? उदाहरण के लिए सोचिए कि सुबह देर से उठना एक समस्या है। क्या हम देखें कि एक व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच होने वाले प्रश्न उत्तर कैसे हो सकते हैं? मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता हूँ? रात को देर से सोने की वजह से। रात को देर से सोने का कारण क्या है? देर तक टीवी देखना। मुझे कब सोना चाहिए? रात को 10 बजे तक। सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी जगह सोना चाहिए जहां ज्यादा ठंड ना हो। मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकता हूं? किसी से कहो जो तुम्हें सुबह उठा सके। मुझे सुबह कौन उठा सकता है? माँ या पापा? आपने इससे क्या सीखा? हम ये समझ सकते हैं कि रात को देर तक टीवी देखने के बाद सोना देर से उठने की वजह है। इसे हल करने के लिए रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि इसे हल करने के लिए माता पिता की मदद ली जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम समस्या को हल करने के तरीके ढूंढ पाए। क्या अब आप जोड़े बनाकर बैठ सकते हैं? आपको एक समस्या चुननी है और प्रश्न पूछकर उसे हल करने के तरीके ढूंढने हैं। समस्या वाली परिस्थितियां। समूह के सामने बोलने में डर लगता है। उच्च शिक्षा, व्यवसाय चुनने के बारे में निर्णय लेना। एक साइकिल खरीदना। क्या आपने पूरा कर लिया? क्या आप में से कोई भी एक जोड़ा आगे आकर पूरी कक्षा के सामने पहली परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकता है? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। आमना और सुंदरी ने भी इसका अभिनय किया था। क्या हम उसे देखें? मुझे बड़े समूह के सामने बोलने में डर क्यों लगता है? मुझे डर है कि मैं जो बोलने वाली हूँ वो भूल जाऊंगी। ना भूलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं नोटबुक में उसे संक्षिप्त में लिख सकती हूँ और पहले से अच्छी तरह अभ्यास कर सकती हूँ। कब? कम से कम 1 सप्ताह पहले। कहाँ? घर पर, स्कूल में, देखा जाए तो कहीं भी। मेरी मदद कौन कर सकता है? दोस्त, रिश्तेदार, जो भी मदद करने को तैयार हो। मुझे किस तरह अभ्यास करना चाहिए? अकेले में या फिर दूसरों के सामने बोलकर? हमने देखा कि समस्या से संबंधित उचित प्रश्न पूछने से हम इस समस्या से निपटने के तरीके ढूंढ पाए। हमने इससे क्या सीखा? हमारे आत्म विकास के रास्ते में कई समस्याएं होती हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उन समस्याओं के सारे पहलुओं को समझते हुए उसे हल करने का तरीका मिलता है। पत्रकार पद्धति के फायदे। आत्म विकास को रोकने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। आइए अब इस परिस्थिति का अभिनय करते हैं। उच्च शिक्षा, व्यवसाय चुनने के बारे में निर्णय लेना। धन्यवाद, बहुत अच्छा था। क्या अब हम देखें
कि कक्षा 10 की छात्राओं कविता और विमला ने ये क्रियाकलाप कैसे किया? भविष्य में मुझे कहाँ काम करना चाहिए? न्यायालय में एक वकील के तौर पर। मुझे वकील क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यह एक रोचक व्यवसाय हो सकता है। मैं वाद विवाद करने में भी काफी अच्छी हूँ। मुझे ये भी लगता है कि वकील एक तरह से समाज में कुछ योगदान देते हैं। वकील बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। मुझे परीक्षा की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? ये बेहतर होगा कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तैयारी में मेरी मदद कौन कर सकता है? शिक्षकों और वकीलों से पूछ सकते हैं कि ये कैसे करना चाहिए। इसके बारे में मैं जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ? अखबारों से और इंटरनेट से। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी देख सकती हो। हमने इससे क्या सीखा? कविता 10वीं कक्षा में है और आगे चलकर वो वकील बनना चाहती है। उसका लक्ष्य दीर्घकालीन है। पत्रकार पद्धति से उसे पता चला कि उसे क्या करने की जरूरत है। अगर कविता पूरी निष्ठा से इन बातों पर अमल करेगी तो वो भविष्य में वकील जरूर बनेगी। संक्षिप्त में कहें तो पत्रकार पद्धति से हम अपनी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकार पद्धति के फायदे। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। तीसरे अभिनय के लिए कौन आगे आना चाहता है? साइकिल खरीदना। बहुत बढ़िया था। आप सबको धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि वसुधा और सलमा ने यह क्रियाकलाप कैसे किया। मुझे क्या खरीदना चाहिए? मुझे एक साइकिल खरीदनी चाहिए। क्यों? ताकि मैं स्कूल और दूसरी जगहों पर आसानी से जा सकूं। मैं साइकिल कहाँ से खरीद सकती हूँ? एक दुकान से खरीद सकती हूँ जो मेरे पापा को पता है। मुझे साइकिल कब खरीदनी चाहिए? 1 महीने के अंदर। मुझे इसके लिए पैसे कैसे मिलेंगे? मेरी बचत से कुछ पैसे मिलेंगे। बाकी के पैसे मैं अपने माता पिता से ले सकती हूँ। मुझे कौन सी कंपनी की साइकिल खरीदनी चाहिए? एटलस, हर्क्यूलिस, बीएसए या हीरो? यह चुनने में मेरी मदद कौन कर सकता है? दोस्त और रिश्तेदार जिन्होंने इन कंपनियों की साइकिल चलाई है। साइकिल को मैं घर में कहाँ रखूंगी? गेट के पास, पेड़ के नीचे। हमने इससे क्या सीखा? इस परिस्थिति में एक साइकिल खरीदनी थी। साइकिल खरीदने की जरूरत को समझने के लिए प्रश्न पूछे गए। उसके बाद निर्णय लिया गया। पत्रकार पद्धति से किसी चीज को खरीदने की जरूरत और उसकी संभावना के बारे में विश्लेषण किया गया। पत्रकार पद्धति के फायदे। किसी चीज की जरूरत और उसे पाने की संभावना के बारे में विश्लेषण करने के बाद काम करना। अब तक हमने पत्रकार पद्धति के बारे में सीखा, उसके फायदे देखे और ये भी देखा कि समस्याओं को हल करने के लिए उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। पत्रकार पद्धति प्रयोग से प्रश्न पूछकर किसी भी समस्या के अलग अलग पहलुओं को समझा जा सकता है। किसी समस्या का विश्लेषण करने से उसके हल ढूंढने में भी मदद मिलती है। पत्रकार पद्धति के फायदे।
एक, आत्म विकास को रोकने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। 2, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलती है। 3, किसी चीज की जरूरत और उसे पाने की संभावना के बारे में विश्लेषण करने के बाद काम करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले 2 सत्रों में हमने सीखा था कि तो क्या पद्धति से समस्या के परिणामों को समझा जा सकता है, क्यों पद्धति से समस्या का विश्लेषण किया जा सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से व पत्रकार पद्धति से हल ढूंढा जा सकता है। क्या अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के बारे में जानें? इस परिस्थिति को देखिए। स्कूल स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला को एक नाटक प्रस्तुत करना है। अब वे चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये उनकी चर्चा का एक भाग है। हमारा विषय क्या होना चाहिए? प्रदूषण की रोकथाम। इस नाटक में व्यंग्य होना चाहिए। नाटक बच्चों के लिए होना चाहिए। प्रदूषण कम करने के बारे में एक व्यंग्य वाला नाटक। सही कहा, ये बहुत रोचक होगा। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? नाटक के विषय के बारे में कई जवाब सामने आए। जब प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत की जाती है तो अचानक ही बहुत से सुझाव और विचार सामने आते हैं। अंत में सबसे उत्तम विचार को चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचारों और सुझावों को एकत्र करके उनमें से सबसे अच्छा सुझाव चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ होता है थोड़े से समय में बहुत सारे सुझाव या विचार प्रस्तुत करना ताकि समस्या का हल ढूंढा जा सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। अब एक क्रियाकलाप करने का समय है। आपने विपुल, अखिल, माला, इमरान और कला के बीच हुई चर्चा का एक भाग देखा। क्या आप में से 5 छात्र आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको यह दर्शाना है कि झटपट सुझाव पद्धति में किस तरह प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से सबके विचार एकत्र किए गए। आप सबका धन्यवाद। हमने समझा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का क्या अर्थ होता है। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके प्रयोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ परिस्थितियों की सूची दिखेगी। आपको 5-5 लोगों के समूह बनाने हैं और एक परिस्थिति को चुनना है। फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का प्रयोग करते हुए चर्चा करनी है और सबसे अच्छा सुझाव चुनना है। बाद में किसी एक समूह को आगे आकर कक्षा के सामने अपने सुझाव बताने हैं और यह भी बताना है कि कौन सा सुझाव चुना गया। क्या हम शुरू करें? परिस्थितियां: स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना, स्कूल में शिक्षक दिवस मनाना, घर बदलना, बाल दिवस आयोजित करना।
बहुत अच्छा प्रयास था। आइए अब पहली परिस्थिति को लेते हैं, स्कूल के पिकनिक के लिए सही जगह चुनना। आइए देखते हैं कि नवीन, किशोर, तिलक, कुमुद और ईशान ने इस परिस्थिति में क्या किया। ये उनकी बातचीत का एक भाग है। हमें पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहिए? आगरा चलते हैं। मथुरा भी अच्छी जगह है। दिल्ली के बारे में क्या ख्याल है? आगरा और मथुरा तो बहुत दूर है, इसलिए हमें दिल्ली जाना चाहिए। हमें कहां जाना चाहिए? हमने देखा कि केवल एक प्रश्न से कितने सुझाव और जवाब मिले। अंत में दिल्ली को सबसे अच्छे विकल्प के रूप में चुन लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सुझाव सामने आए उनमें से सबसे अच्छा विचार चुना गया। जब चर्चा आगे बढ़ेगी तो दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि किसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। इन प्रश्नों के जवाब में और सुझाव मिलेंगे, जिनमें से सबसे अच्छे सुझाव चुन लिए जाएंगे और इस प्रकार पिकनिक की पूरी योजना बन जाएगी। फिर योजना के अनुसार सारी तैयारी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से योजना बनाने में और काम को पूरा करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है, समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति से हमें सुझाव एकत्र करने में मदद मिलती है। हम सबसे उचित सुझाव चुन पाते हैं, एक कार्य योजना बना पाते हैं और सारी गतिविधियों को आयोजित कर पाते हैं। क्या हम एक खेल खेलें? इस खेल के लिए आपको 7-7 लोगों के समूह बनाने हैं। फिर आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर खड़े रहना है। इस स्थिति को एकल गांठ कहते हैं। इसके बाद आपको हाथ छोड़कर गोले में अंदर की ओर जाना है, ताकि आप एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाएं। आप एक छोटे गोले में बिल्कुल सटकर खड़े हैं, इसलिए एक दूसरे के हाथ पकड़ना मुश्किल है। तो अब आपको अपनी बाहें फैलाकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ना है जो आपकी पहुंच में है। इस स्थिति को कहेंगे दोहरी गांठ। फिर गोले में अंदर या बाहर की तरफ जाकर 5 मिनट में आपको इस स्थिति से फिर से एकल गांठ वाली स्थिति में आना है। आशा करता हूं आप नियम समझ गए होंगे। क्या सब तैयार है? दोहरी गांठ से एकल गांठ वाली स्थिति में आप कैसे आए? स्थिति बदलते समय आपको कैसा लगा? क्या आप में से कोई एक विद्यार्थी आगे आकर इसके बारे में सबको बता सकता है? धन्यवाद। दोहरी गांठ से एकल गांठ वाली स्थिति में आने के लिए आपने अपने हाथ खींचे, आप आगे पीछे हुए, गोले के अंदर आए, उससे बाहर गए। गांठ की वजह से सबको परेशानी हुई। कभी आपको ऐसा लगा कि आप एकल गांठ वाली स्थिति में आ गए हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था? इस वजह से सब और परेशान हो गए। सब एक दूसरे से टकराने लगे, एक दूसरे को खींचने या धकेलने लगे। जब समय खत्म होने वाला था, तब स्थिति और भी गंभीर हो गई। आप चिंतित होने लगे। फिर भी इसमें बहुत मजा आया, है ना?
जिस तरह से इस खेल में समस्याएं आई, वैसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, पर उन समस्याओं के बारे में सोचकर हमें मजा नहीं आता। तो हम जीवन की समस्याओं को कैसे संभाल सकते हैं? इस सत्र में हम इस बारे में और जानेंगे। आइए पहले कुछ समस्या वाली परिस्थितियों को देखते हैं। आप एक परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षक ने आपको प्रश्न पत्र दिया। आप क्रम के अनुसार प्रश्नों के जवाब देने लगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको नहीं आते, क्योंकि आपने उनकी तैयारी नहीं की थी। आपने बहुत कोशिश की, पर आपको उनके जवाब नहीं आ रहे, इसलिए आपने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी और हताश होकर क्लास से बाहर आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक, शिक्षक को और प्रश्न पत्र को दोष देंगे। 2, इस बात पर अफसोस करेंगे कि आप सारे जवाब नहीं लिख पाए। 3, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। परीक्षा में सारे जवाब न लिख पाने का अफसोस जताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं की है, तो ये आपकी गलती है। इस गलती के लिए प्रश्न पत्र और शिक्षक को दोष देना ठीक नहीं है। ये सोचना बेहतर होगा कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए क्या करने की जरूरत है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। परीक्षा के परिणाम आ गए, आप पास हो गए, पर आपको उम्मीद से कम अंक मिले हैं। इस वजह से आपको अपनी पसंद के विषय में दाखिला नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे? 1, मैं अपने आप को कमरे में बंद करके रोऊंगा या रोऊंगी। 2, मैं सोचूंगी या सोचूंगा कि उत्तर जांचते समय परीक्षक गुस्से में होगा, इसलिए मुझे कम अंक मिले। 3, मैं अपनी गलती से सीखूंगी या सीखूंगा, ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर से ना हो। खुद को कमरे में बंद करके रोने से आपके अंक नहीं बढ़ेंगे। ये सोचना भी बेकार है कि उत्तर जांचते समय परीक्षक गुस्से में था। इससे केवल ये पता चलता है कि आप खुद की गलती का दोष दूसरों को देते हैं, जबकि अपनी गलतियों से सीखना सबसे उचित है, ताकि आप आगे चलकर इसे ना दोहराएं। इन 2 परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात हर परिस्थिति पर लागू होती है। गलतियों से सीखकर उन्हें ना दोहराने में ही अक्लमंदी है। तो कठिन परिस्थितियों में समस्या के बारे में सोचकर शोक मनाने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे के बारे में सोचें। मैं दोहराता हूं, कठिन परिस्थितियों में समस्या के बारे में सोचकर शोक मनाने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे के बारे में सोचें। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आप अपने दोस्त के साथ एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसका पेन रुक गया क्योंकि स्याही खत्म हो गई है। आपने उसे अपना पेन दिया, जो आपको एक विशेष तोहफे के रूप में मिला था। गलती से वो पेन नीचे गिर गया और उसकी निब टूट गई। आप क्या करेंगे? 1, पेन बिगाड़ने के लिए उससे झगड़ा करेंगे। 2, उससे बात करना बंद कर देंगे। 3, उसे कहेंगे जाने दो, मगर आगे से इस बात का ध्यान रखना।
क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? निब टूट गई है। इस चीज को ठीक करना नामुमकिन है, पर इस बात का ध्यान रखना संभव है कि भविष्य में यह गलती ना हो। दोस्त की गलती के लिए उससे झगड़ा करना या उससे बात ना करना उचित नहीं है। ये इस समस्या का हल भी नहीं है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति में बहुत से विचार एकत्र करने के बाद सबसे अच्छा विचार चुना जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति के फायदे: 1. कार्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। 2. समूह की गतिविधियों को पूरा करने अथवा आयोजित करने में मदद मिलती है। कठिन परिस्थितियों में यह करना बेहतर होता है। समस्या के बारे में सोचकर शोक ना मनाना, अपनी गलतियों से सीखना, आगे के बारे में सोचना। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।